तो यहाँ पर आप समझिए कि हम 15 से 20 मिनट का अधिकतम समय लगेगा। सीधे कैमरा आपको नॉर्थ ब्लॉक पर इस वित्त मंत्रालय के गेट पर लिए चलते हैं। हमें भी इंतजार है उसी डिजिटल टैब का जिसमें बजट होगा। बजट के साथ साथ अगले एक साल में 2023-24 में देश की आर्थिक किस्मत कहाँ होगी, देश की दिशा और दशा अगले एक सालों में किस तरफ जाएगी, वो सारा लेखा जोखा जिस डिजिटल किताब में होगा वो यहीं से निकलेगा। हम उसकी एक झलक यहीं पर देखेंगे और उसके बाद 20 मिनट का समय हम मान के चलते हैं अधिकतम लगना है। उसके बाद सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान होगा। इसके साथ ही आशुतोष लगभग 75 मिनट का ये भाषण है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। देखिए पिछली बार भी ये उम्मीद थी कि क्या घंटा भर होगा, 1.5 घंटे, लेकिन पिछली बार का भी समय था वो अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड बन गया था। क्योंकि ये कयास है कि 75 मिनट हो सकता है, लेकिन आप समझिए कि सरकार का आखिरी पूर्ण भाषण बजट भाषण है। अब चूंकि हो सकता है इसमें बहुत सारी सौगातें हों, क्योंकि इसी में आपको रेल बजट का भी ढांचा आना है। तो क्या वंदे भारत नई ट्रेनें होंगी, ग्रामीण इलाकों के लिए नई कुछ योजनाएं होंगी, जिन चुनावी राज्यों में है जहां ग्रामीण बहुल आबादी है उनके लिए कुछ नई परियोजनाएं होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ होगा। अपने आप में चूंकि डायरेक्ट टैक्सेस और जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसके इतर अलग अलग योजनाओं उसके लिए मद निर्धारित करना वो समय लंबा हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 75 मिनट नहीं बल्कि ये 120 मिनट तक भी पहुंच जाए, क्योंकि आखिरी साल आपको बहुत कुछ जो है घोषणाएं करनी है। हालांकि ये परंपरा हमने 2019 में टूटती देखी थी। हिमांशु बार बार जिक्र कर रहे हैं उसका कि जब अंतरिम बजट आया था तो उसी में ही किसानों के लिए एक सौगात आई थी और अपने आप में वो बीजेपी को कैसे चुनावी फायदा दे गई वो सब हमने देखा है। लेकिन बावजूद इसके पूर्ण बजट और कोविड के बाद आप देखिए कि कोविड महामारी खत्म होने के बाद जब हम रिकवरी फेज पर हैं, उस रिकवरी की हमने जो तस्वीर देखी है वो आर्थिक सर्वे में देखी है। तो उस आर्थिक सर्वे के बाद की गवर्नमेंट ने कैसे 2 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाया है। सर्वे ये कह रहा है कि पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। लेकिन जो चिंताएं हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां वो निवेश नहीं कर रही हैं खुलकर, लेकिन अब कम से कम उसके आसार दिख रहे हैं कि वो कर सकती हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए कि प्राइवेट निवेश कितना ज्यादा बढ़े, जब वो बढ़ेगा तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी चिंता कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के क्या वित्त मंत्री कोई बड़ा ऐलान करेंगी। और जब ये सारी सौगातें आनी शुरू होंगी तो उस बजट भाषण में समय लगेगा, क्योंकि इसके संकेत पहले ही हरदीप सिंह पुरी का बयान मुझे याद आता जब कहते हैं कि अगर तेल कंपनियों का घाटा पूरा हो गया हो तो कम से कम दाम घटाने के बारे में सोचें। और सरकार को भी पता है कि जब आप चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं तो ऐसी जरूरतें, और खासकर जिसके बारे में हमेशा बात हुई कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाए, अगर वो कम की हैं तो जनता के हाथ में सीधा पैसा जाएगा। डीजल की खपत, पेट्रोल की खपत को लेकर अगर हमारी जेब में पैसा बचता है तो उससे और जो है आम आदमी का जो पब्लिक है, जो हम हैं, आप हैं, हमारी खर्च करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इंतजार है, नजर बनी रहेगी और समय लंबा भी लग सकता है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास आशुतोष। जफर इस्लाम जी से इस पर एक कमेंट ले लेते हैं। जफर जी, ये जो किसान सम्मान निधि योजना है इसे और चमकाया जाएगा क्या इस बार के बजट में? देखिए, किसान भाई बहन हमारे लिए बराबर हमारी पॉलिसी जब लेते हैं डिसीजन तो प्राथमिकता में रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर किसान भाई बहनों का सम्मान किया है, उनकी चिंता की है, उनके आमदनी बढ़ाने के नए नए उपाय किए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद इस बजट में भी उसकी कुछ झलक दिखेगी। और जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं, जैसा आपके और भी जो कलीग जो अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी आपको आज के बजट में दिखे। मेरे साथी जफर इस्लाम साहब ने दोनों इकोनॉमिक सर्वे देखे हो तो पिछले एक साल में 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर कर दिया है। पहला इनपुट दे रहा हूँ। दूसरा, इनपुट कॉस्ट पिछले 3 साल में जो किसान की है, वो चाहे इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, डीजल हो, चाहे वो बीज की कीमत हो, वो लगभग 3 गुना बढ़ गई है। आप 2,000 रुपये किसान को देकर उसकी जेब से 10,000 रुपये वापस निकाल रहे हो। और यही कारण है कि जो किसान की प्रति व्यक्ति आय है वो 32 रुपये से घटकर 27 रुपये पर आ गई है। आपने जीएसटी लगा दिया किसान के हर आइटम पर, ट्रैक्टर पर, टायर पर, उसका कोई आइटम ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर आपने जीएसटी नहीं लगाया। किसान का गला दबा रखा है। यही कारण है कि 700 किसान यहाँ पर शहीद हुए और ऊपर से 3 काले कानून जो लेकर आए आप, उनको वापस लेना पड़ा आपको। और उसके बाद भी आप 1 साल हो गया उन किसानों को अपने घर गए हुए
हुए, वो दोबारा आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। C2 मेथड से कोई कैलकुलेशन नहीं है आपका, MSP बढ़ नहीं रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं आप किसानों की सरकार है और किसानों के लिए ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि किसानों को जितना इस सरकार ने ठगा है, किसी ने नहीं ठगा है। दूसरी बात यहाँ पर आती है बार बार GST की बात। GST कलेक्शन इसलिए बढ़ रहा है लगातार कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है। अब मैं 3-4 एग्जाम्पल देख रहा था नेहा जी। 2017 में स्मार्ट सिटीज की बात हुई थी, आज कोई बात ही नहीं कर रहा। स्मार्ट सिटी के लिए 7800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, 7.8 करोड़ रुपीस 100 सिटीज के लिए। एक ग्रेटर कैलाश में फ्लोर नहीं आता उसमें। 5 लाख पौंड बनेंगे, 2017 का एक आंकड़ा बता रहा हूं मैं। 5 लाख पौंड मतलब हिंदुस्तान में 4 लाख का 4.5 लाख गांव बचे हैं। उसके बाद अंतिम चीज पिछले बजट में वर्चुअल करेंसी के लिए बात हुई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बात हुई थी। क्या हुआ उसके लिए? केवल घोषणाएं। मोदी साहब पहले रिकॉर्ड करके नई शॉल डाल के और भाषण देके चले जाते हैं, उसका कोई फॉलो अप है? क्या हुआ उसके बाद? देखिए, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणियां जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, और इस तरह की टिप्पणियों से लेकिन अभी जो आपका सवाल है उसका जवाब दे रहे हैं आप जरा देखिए इनके समय में जो एजुकेशन का बजट क्या था और आज एजुकेशन का बजट क्या है। 1 लाख करोड़ का बजट हमने एजुकेशन का बजट में एलोकेशन किया है। आपने देखे हेल्थ सेक्टर में 30,000 का बजट था 2014 में, हमने 86,000 करोड़ का बजट दिया, और हमने सबसे ज्यादा बजट की एलोकेशन जो है हेल्थ सेक्टर में किया। 14 और हर जगह पर जहाँ पर भी जरूरत है आम नागरिक की, दुनिया में जी रहे हैं आप लोग कर रहे हैं। आप देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके में देखिए आपके स्मार्ट सिटी के लिए कितने बड़ा एलोकेशन है। तो जाहिर है हमारी कोशिश है कि हर जगह पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सरकार निवेश करती रहे, ताकि जो है ग्रोथ मोमेंटम रहे और नौकरियां और खुशहाली बरकरार रहे। इसलिए अगर आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों के समय में आप जरा उठा के देखिए परसेंटेज और GDP, कभी ऐतिहासिक फैसला था जब हमने 5.5 लाख और फिर 7.5 लाख करोड़ किया। क्या इतने परसेंटेज GDP 2.2% से ज्यादा कभी इन्होंने दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए? ये हम